आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। जब भी भारतीय इतिहास की बात होती है तो अक्सर सारा ध्यान बस उन विशाल साम्राज्यों पर ही टिक कर रह जाता है। लेकिन जरा सोचिए, मध्यकालीन भारत की असली सबसे रोमांचक कहानी तो उन शानदार और ताकतवर क्षेत्रीय राज्यों की है जिन्होंने असल में इस उपमहाद्वीप को एक नया आकार दिया। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी महाकाव्य यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें दक्षिण के विशाल समुद्री साम्राज्यों से लेकर पूर्व के अद्भुत सांस्कृतिक केंद्रों और पूर्वोत्तर के उन अजय योद्धाओं तक ले जाएगी जिन्होंने हर बाहरी हमले का डटकर सामना किया। यह वो दौर था जब कला, व्यापार और बेजोड़ ताकत का एक बिल्कुल नया अध्याय लिखा जा रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। दूसरा, दक्षिण भारत के समुद्री दिग्गज। तीसरा, पूर्वी भारत के सांस्कृतिक केंद्र। चौथा, पूर्वोत्तर के लचीले साम्राज्य। और आखिर में सभ्यता की नींव। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव से होती है। प्राचीन काल के महान गुप्त साम्राज्य और सम्राट हर्षवर्धन के पतन के बाद एक बहुत बड़ा सत्ता का शून्य पैदा हो गया था। अब कोई एक ऐसा केंद्रीय साम्राज्य नहीं बचा था जो पूरे देश को अकेले कंट्रोल कर सके। लेकिन इतिहास का एक नियम है, जब भी ऐसा कोई शून्य पैदा होता है तो वो किसी अंत का नहीं बल्कि एक शानदार नई शुरुआत का प्रतीक होता है। प्राचीन काल की उस एकल केंद्रीकृत व्यवस्था की जगह अब मध्यकालीन युग में सत्ता बहु केंद्रित हो गई थी। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि भारत कमजोर हो गया था, एकदम नहीं। बल्कि इसका सीधा सा अर्थ ये था कि अब अलग अलग क्षेत्रों को अपनी खुद की विशिष्ट पहचान, व्यापारिक नेटवर्क्स और बेहतरीन वास्तुकला विकसित करने का एक खुला मौका मिल गया था। ये सच में एक विकेंद्रीकृत लेकिन बेहद ऊर्जावान युग था। बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, दक्षिण भारत, समुद्री दिग्गज। अगर इस विकेंद्रीकरण का सबसे भव्य रूप कहीं देखना हो तो नजर सीधे दक्षिण भारत पर जाती है। ये क्षेत्र सिर्फ अपनी जमीनी सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सच कहें तो इन्होंने समंदर की लहरों पर राज किया। और जब समुद्री ताकत की बात आती है तो चोल राजवंश का नाम सबसे ऊपर आता है। राजा प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ये सिर्फ राजा नहीं थे, बल्कि मध्यकालीन भारत के सबसे खतरनाक और मजबूत समुद्री व्यापारिक साम्राज्य के मुख्य वास्तुकार थे। इनके नेतृत्व में चोलों के पास भारत की सबसे ताकतवर नौसेना थी। सोचिए, व्यापार के लिए इनके जहाज उस जमाने में चीन, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया तक जाते थे। और सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, इनका प्रशासन भी कमाल का था। सभा प्रणाली के जरिए इन्होंने जो बेहतरीन ग्राम स्वशासन की नींव रखी, वो आज भी हैरान करती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास हमेशा एक ही चाल नहीं चलता। इस स्वर्णिम काल में एक ऐसा साल भी आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया, 1565। जी हां, 1565। ये साल तालीकोटा के भयंकर युद्ध का साक्षी बना और इसने दक्षिण के इतिहास में एक बेहद दर्दनाक मोड़ ला दिया। विजयनगर साम्राज्य, जो कृष्णदेवराय जैसे महान शासक के नेतृत्व में सैन्य सफलता, बेहिसाब दौलत और साहित्यिक संरक्षण के एकदम चरम पर था, इस युद्ध के बाद अचानक पतन की ओर चला गया। विजयनगर की सेना बहुत मजबूत थी और उनकी वास्तुकला दुनिया भर में मशहूर थी। लेकिन इस एक दुखद हार ने एक पूरे युग का अंत कर दिया। अब रुख करते हैं तीसरे भाग का, पूर्वी भारत, सांस्कृतिक केंद्र। दक्षिण की उन विशाल समुद्री और सैन्य गाथाओं से निकलकर अब अगर पूर्वी भारत की ओर देखें तो पाल साम्राज्य के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने इस क्षेत्र को शिक्षा और कला का एक ग्लोबल हब बना दिया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इन इलाकों में सत्ता सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि ज्ञान, दर्शन और कला से भी घड़ी जा रही थी। इस साम्राज्य ने महायान बौद्ध धर्म को जबरदस्त समर्थन दिया। इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों को जो समर्थन दिया, उसके कारण दुनिया भर से छात्र यहाँ खींचे चले आते थे। और कला की तो बात ही क्या करनी, इनकी कांस्य से मूर्तियां और ताड़पत्र की पांडुलिपियां पूरे एशिया में मशहूर हो गईं। अब थोड़ा नीचे उड़ीसा की तरफ चलें तो पूर्वी गंगा राजवंश का प्रभाव बिल्कुल साफ दिखाई देता है। यहाँ कलिंग वास्तुकला अपने एकदम चरम पर थी। शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया शानदार कोणार्क सूर्य मंदिर इसका सबसे बेहतरीन और अंतिम प्रतीक माना जाता है। इसकी जटिल नक्काशी को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि ओडिशा की स्थापत्य पहचान कितनी समृद्ध थी। ये सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये तो मानो पत्थरों में तराशा हुआ एक गणितीय चमत्कार है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, पूर्वोत्तर लचीले साम्राज्य। अब हमारी ये यात्रा पहुंचती है पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और घाटियों में, जहां का इतिहास अदम्य साहस और युद्ध कौशल से भरा पड़ा है। असम में अहोम साम्राज्य की कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है।
1228 ईस्वी में सुकाफा द्वारा स्थापित यह साम्राज्य सदियों तक लगातार मजबूत होता रहा। 15वीं और 16वीं शताब्दी तक आते आते इन्होंने एक इतना मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन तैयार कर लिया था जिसने इस साम्राज्य को किसी भी बड़ी से बड़ी सैन्य चुनौती का सामना करने के लिए एकदम तैयार कर दिया था। और वो सबसे बड़ी चुनौती, वो सबसे बड़ी परीक्षा आई इस साल 1671। 1671 का ये साल भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक सालों में से एक है। यही वो समय था जब बेहद ताकतवर मुगल साम्राज्य की विस्तारवादी नीतियों का सीधा टकराव असमिया लोगों के अटूट हौसले से हुआ। और इसका नतीजा सरायघाट का वो ऐतिहासिक युद्ध। अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन का नाम इस शानदार जीत के साथ हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने मुगलों को ऐसी करारी शिकस्त दी कि असम हमेशा के लिए बाहरी नियंत्रण से सुरक्षित हो गया। लाचित बोरफुकन को पूर्वोत्तर की विशिष्ट पहचान के सबसे महान रक्षक के रूप में याद किया जाता है। और अब हमारा 5वां और आखिरी भाग, सभ्यता की नींव। भारत के अलग अलग कोनों की इस यात्रा के बाद ये समझना बहुत जरूरी है कि आध्यात्मिक विचार कैसे राजनीतिक सीमाओं को आसानी से पार कर जाते थे। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है भक्ति आंदोलन। ये एक ऐसा मजबूत धागा था जिसने पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ पिरोकर रखा था। दक्षिण में नयनार संतों ने जिस तरह से कर्मकांडों के बजाय सीधे और व्यक्तिगत लगाव पर जोर दिया, ठीक वैसी ही वैचारिक लहर असम में शंकरदेव के नेतृत्व में भी दिखाई दी। इस आंदोलन ने राजनीतिक रूप से बटे होने के बावजूद पूरे उपमहाद्वीप को भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से एक कर दिया। वास्तुकला की बात करें तो इन सभी क्षेत्रों में कमाल का विकास देखने को मिलता है, भले ही उनकी शैलियां बिल्कुल अलग थीं। दक्षिण भारत ने विशाल द्रविड़ मंदिरों का निर्माण किया। ओडिशा ने अपनी शानदार कलिंग वास्तुकला दी। दक्कन क्षेत्र में वेसर शैली विकसित हुई और वहीं असम में एक विशिष्ट मंदिर और मठ परंपरा पनपी। हर क्षेत्र ने ईंट और पत्थर के जरिए अपनी एक ऐसी अनूठी पहचान बनाई जो आज भी कायम है। और इन सभी शक्तियों के पीछे जो सबसे बड़ा इंजन था वो था इनका व्यापार। कृषि तो मजबूत थी ही, लेकिन इन क्षेत्रों ने खुद को ग्लोबल इकोनॉमी से भी मजबूती से जोड़ रखा था। दक्षिण भारत के जहाज चीन और अरब जा रहे थे, पूर्वी भारत नदियों और समंदर के रास्ते व्यापार कर रहा था, और पूर्वोत्तर के राज्यों ने तिब्बत और बर्मा के साथ अपने जमीनी व्यापारिक रास्ते बना लिए थे। सच में ये व्यापारिक नेटवर्क उस समय की जीवन रेखा थे। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये एक सवाल मन में जरूर आता है, अगर ये शक्तिशाली और विशिष्ट क्षेत्र स्वतंत्र रूप से इतने अच्छे से विकसित नहीं हुए होते तो आज का हमारा आधुनिक भारत कैसा दिखता? मध्यकालीन युग को अक्सर एक अंधकार युग समझ लिया जाता है, लेकिन असल में ये एक बेहद गतिशील, अमीर और रचनात्मक दौर था। इन्हीं क्षेत्रीय शक्तियों ने आधुनिक भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव रखी थी। इसी विचार के साथ हम आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।